हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग JSW स्टील के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आगे आने वाले 2-3 सालों में कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाला है या कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस हो सकता है, और करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें अभी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप कंपनी एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, वो जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग JSW स्टील के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी का हाल ही में Q4 का रिजल्ट आया है और पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट दिखाया है। तो क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी ने मोर देन 23% का इंक्रीमेंट लाया है, और अगर ईयर ऑन ईयर के बारे में बात करें तो मोर देन 50% का यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग चेंज के बारे में बात करें तो मोर देन 41% का चेंज आया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर चेंज के बारे में बात करें तो 183% के ऊपर चेंज आया है ईयर ऑन ईयर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी लगातार इंप्रूव कर रहा है। जून 2020 के क्वार्टर में माइनस में था कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसके बाद कंपनी ने अच्छे तरीके से अपना नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज के बारे में बात करें तो मोर देन 56% का चेंज आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर चेंज आया है मोर देन 1717% के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट के अंदर चेंज आया है। और अगर कंपनी का एनुअल रिजल्ट देखें तो एनुअल रिजल्ट में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कंपनी का जब मैं चार्ट एनालिसिस करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा वो फैक्ट। तो अभी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम लोग चेंज के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर मोर देन 8% के ऊपर इसका चेंज आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, और ये चेंज अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो मोर देन 69% का यहाँ पे चेंज आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट आप लोग देखें तो नेट प्रॉफिट का भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और चेंज हुआ है ये ईयर ऑन ईयर मोर देन 96% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले ईयर के हिसाब से या पिछले कई क्वार्टर के हिसाब से इस करंट क्वार्टर में या करंट ईयर में बहुत ही अच्छा है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर कंपनी का कुछ फाइनेंशियल की रेशियोज को हम लोग देखें तो यहाँ पे की रेशियोज में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कंपनी का जो ROA है, ROE है या ROC है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। यानी मार्च 2018 से लगातार कंपनी का ये तीनों रेशियो डिक्रीज हो रहा है, जो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टरों के रिटर्न के लिए एक अच्छा बात नहीं होता है। मगर मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कंपनी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके लिए प्रॉफिट जनरेट कर पाना लगातार कॉन्स्टेंटली एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, और सब कंपनी अच्छे तरीके से ये कर नहीं पाता है। या आप कह सकते हैं मोर देन 95% कंपनीज का ROA, ROE, ROC लगातार गिरता ही जाता है जब कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन जाता है, क्योंकि मार्केट में उतना ज़्यादा उस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो कंपनी का जो इतना सारा रेवेन्यू बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ। तो ये क्यों बढ़ा है, मैंने पहले भी टाटा स्टील के वीडियो में आप लोगों को कहा है, जब इकोनॉमी एक रिकवरी के सिचुएशन में होता है तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है। उस सिचुएशन में इस तरीके के कंपनीज में यानी स्टील, कार मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाला कंपनीज को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है इससे, जैसे कि सस्ते में लोन मिल जाता है बैंक से, गवर्नमेंट से इजीली प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिससे कि इस सारे कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए हेल्प मिलता है, और ये सारा कंपनीज बहुत सारा जॉब भी क्रिएट करता है, और इकोनॉमी को एक बूम सिचुएशन में या एक स्टेबल सिचुएशन में लाने के लिए ये सारा कंपनीज हेल्प करता है। तो इस करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो पैंडेमिक के सिचुएशन में फिस्कल पॉलिसी अभी बहुत ही इजी है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल रहा है, और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कंपनी को इजीली फंड मिल रहा है, जिससे कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो करंट सिचुएशन और चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो आने वाला 1-2 साल है
तो वहाँ पे कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या कह रहा है। अभी फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी उतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी भी मार्केट में उतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं है, जीडीपी का जो रिपोर्ट है वो भी अच्छा नहीं है अभी तक। और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा भी नहीं है और सब लोगों के हाथ में जॉब भी नहीं है, जिससे कि गवर्नमेंट अपना जो फिस्कल पॉलिसी है वो टाइट करे, मॉनिटरी पॉलिसी है यानी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो बढ़ाए। तो आगे आने वाले 1-2 सालों तक मुझे लगता है कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ सस्ते में फंड भी मिलता रहेगा, जिससे कि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा खासा होगा। तो जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस में उतना अच्छे तरीके से फॉल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक टेक्निकल करेक्शन है मुझे लगता है। तो यहाँ पे कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो इजीली बाय कर सकते हैं। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे कोई मेजर फॉल देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे लगता है कंपनी का शेयर प्राइस 1-2 दिनों तक नीचे आ सकता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है इंडिया का उसका रिपोर्ट अच्छा नहीं आया है। तो मार्केट में एक पेसिमिज्म है अभी, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा नीचे आ सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है 678 के आसपास, और नेक्स्ट उसको ब्रेक करने के बाद जो नया सपोर्ट मिलेगा वो 639 के और 40 के आसपास इसको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद कंपनी का जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये 760 to 70 के आसपास कंपनी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। और इसका शेयर प्राइस अगर इस 770 के ऊपर जाके स्टे करता है 2-3 दिनों तक या उसके ऊपर चला जाता है और एक ऑप्टिमिज्म रहता है मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में, या इस करेंटली स्टील के सेक्टर में या करेंटली मेटल सेक्टर में, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस और भी आगे भाग सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आगे आने वाले 1-2 सालों तक कंपनी का शेयर प्राइस आगे जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंपनी एक साइक्लिकल कंपनी है और इसका चार्ट पैटर्न भी एक साइक्लिकल कंपनी की तरह ही एक्ट करता है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जब रिकवरी के सिचुएशन में होता है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। उसके बाद अगर कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता है मगर इकोनॉमी में एक ओवरऑल पेसिमिज्म रहता है या आगे आने वाले 1-1.5 सालों में अगर इकोनॉमी खराब होने वाला है ऐसा कोई मार्केट में रूमर्स भी रहता है तो कंपनी के शेयर प्राइस में फॉल आएगा। देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2018 में यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट हुआ, मगर यहाँ पे अगर कंपनी का फिनेंशियल डेटा देखें तो मार्च 2018 में कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू बोलिए, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलिए या नेट प्रॉफिट बोलिए, वहाँ पे कोई भी डाउनफॉल हम लोगों को नहीं देखने को मिला था। हालांकि उसके अगले साल भी हम लोगों को एक ग्रोथ देखने को मिला था, वो भी 20% के आसपास रेवेन्यू में और करीबन 20% के आसपास उसके नेट प्रॉफिट में। मगर यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक पेसिमिज्म था, एक नेगेटिविटी था कि आगे आने वाले टाइम पे ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकता है। और जो यहाँ पे देखिए कोरोना के टाइम पे ये प्रूव भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के वजह से एक फाइनल डाउनफॉल भी आया था। उसके बाद ओवरऑल मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे कोरोना के, हालांकि यहाँ पे कोरोना का फुल फियर था मगर यहाँ पे भी एक मार्केट में ऑप्टिमिज्म था आगे आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी इजी होगा, तो जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस एक बूम क्रिएट किया है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ओवरबॉट सिचुएशन पे आ गया है। तो आगे आने वाले टाइम पे जब तक मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इजी रहता है तब तक इस कंपनी के या इस सारे साइक्लिकल कंपनी को बेनिफिट मिलता रहेगा, इसका शेयर प्राइस बढ़ता ही रहेगा। और अगर आगे आने वाले टाइम पे कंपनी के शेयर प्राइस में एक मेजर फॉल आपको देखने को मिल रहा है या 2-3 महीने तक कंपनी का शेयर प्राइस लगातार फॉल होता जा रहा है या फिनेंशियल परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है, तो तब कंपनी का शेयर आपको होल्ड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो मुद्दा मामला यह है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी आप वेट कर लीजिए, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आप होल्ड कीजिए, और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आहिस्ते आहिस्ते बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। मगर आपका होल्डिंग पीरियड उतना टाइम ही रहना चाहिए जब तक कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस, ओवरऑल इकोनॉमी और सेक्टरल परफॉर्मेंस अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या आगे आने वाले टाइम पे आप नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।